पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। आपके एसएससी सीजीएल या जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन करें, अगर वहाँ पे जीके आता है तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन से देखने को मिल ही जाता है। मतलब ये टॉपिक तो फिक्स है कि आर्टिकल से क्वेश्चन आता ही है। ओके, वैसे तो आपने बहुत बार ही पढ़ा होगा, बट कभी ना कभी ऐसा होता जरूर होगा कि आप भूल जाते होंगे। सो कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स से आज हम याद करने वाले हैं आर्टिकल्स को, और इस वीडियो को देखने के बाद ना आप फिर कभी नहीं भूलेंगे, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी जो यूजफुल है आपके लिए वो हम पढ़ेंगे। कोई भी फालतू हम इसमें नहीं पढ़ने वाले, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन, टू द पॉइंट हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है आर्टिकल्स को याद रखना। तो हम सिर्फ आर्टिकल्स पे ही ध्यान देंगे इस वीडियो में। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो इस बीच में मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, इन्हीं आर्टिकल के बेसिस पे हमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को याद रखना है। ओके, सो टिप नंबर 1 क्या है कि आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किसके बाद आता है। तो देखिए, क्योंकि भारत के संविधान की बात हो रही है, और भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। सो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा? भारत के बाद नागरिक आता है, यानी कि सिटीजनशिप। आर्टिकल क्या है इसका? 5 से लेकर 11। ओके, अब देखिए ये जो नागरिक है ना, इन्हीं के लिए तो फंडामेंटल राइट्स बनाए जा रहे हैं हम लोगों के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स आएगा सिटीजनशिप के बाद, यानी कि 12 से लेकर 35 तक। ओके, फिर आता है हमारा डीपीएसपी 36 से लेकर 51। फिर आता है सेंट्रल यानी कि यूनियन एंड इट्स बॉडीज 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेट एंड इट्स बॉडी 152 से लेकर 237 तक। इसलिए आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि किस आर्टिकल के बाद कौन सा आर्टिकल आता है। तो जैसे सेंट्रल और उसकी बॉडीज के सारे आर्टिकल खत्म हो गए, जैसे कि अटॉर्नी जनरल हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो ये क्या है? सेंट्रल की तो बॉडीज है। इसके जस्ट बाद आएगा स्टेट और इसकी बॉडीज। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये जो हमने याद किया कि किसके बाद कौन सा आर्टिकल आता है, तो ये याद रखने से देखिए क्या फायदा होता है, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, आर्टिकल ऑफ सुप्रीम कोर्ट पूछा गया है, और ये तीनों जो क्वेश्चन है ना एसएससी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स। तो आप देखिए आर्टिकल क्या है? 124, 241, 214, 412। अब आप देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल भूल भी जाते हैं ना, तो आपको कैसे याद रखना है? आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक सेंट्रल की बॉडी है। सेंट्रल का आर्टिकल क्या होता है? 52 से 151 होता है। ओके, 52 क्या होता है? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, तो इससे तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आप देखिए यार क्या था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो आपने देखा अच्छा 124 है, सब तो एक जैसे ही ऑप्शन है ना, बस आगे पीछे कर दिया है। तो आप देखिए बी 241, तो यार 241 तो हो ही नहीं सकता, ये तो इससे बिल्कुल बाहर है। 214 भी नहीं हो सकता, 412 भी नहीं हो सकता। तो बस कौन सा आर्टिकल बचा? फिर 124 हो गया। तो अगर आपको याद भी नहीं है तो आपने अपने जनरल आइडिया से बाकी तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 124, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल ऑफ अटॉर्नी जनरल पूछा है। ए है 76, 176, 156, 86। ओके, अब अटॉर्नी जनरल भी क्या है? किसके अंडर आएगा? सेंट्रल एंड इट्स बॉडी। तो फिर से आर्टिकल कैसे याद रखा हमने? 52 से 151 होता है सेंट्रल एंड इट्स बॉडी। तो अटॉर्नी जनरल तो 76, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। 176 नहीं, ये तो इससे बिल्कुल बाहर है। 156 ये भी नहीं हो सकता। 86 ये भी हो सकता है। ओके, तो इजीली ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी जो है वो क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। तो बचा क्या? 76 और 86 बचा। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अटॉर्नी जनरल का हम आर्टिकल क्या याद रखेंगे कि अटॉर्नी जनरल को हर क्षेत्र की जानकारी होती है। तो हर क्षेत्र 76, तो 76 हो जाएगा। ओके, ट्रिक से, और 86 हमारा ये भी कैंसिल, राइट। थर्ड क्वेश्चन है, आर्टिकल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद का आप पूछा है। तो देखिए विधान परिषद किससे रिलेटेड है? स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट एंड इट्स बॉडी। तो बस स्टेट के आर्टिकल किससे शुरू हो गए थे? तो स्टेट के आर्टिकल्स जैसे ही सेंट्रल के खत्म हो गए, तो 152 से लेके 237। ओके, ये हमारे पास जनरल आइडिया है। तो देखिए 169 नहीं, 169 हाँ 169 हो सकता है। 149 नहीं यार ये नहीं हो सकता। 139 नहीं, 129 नहीं। तो बस ये तीनों ऑप्शन भी इजीली कैंसिल हो गए, और ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो टिप 1 ये है कि आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किसके बाद आता है, और जो मैंने आपको अभी फर्स्ट में बताया वही आपको ध्यान रखना है। ओके, आप लोग बहुत बार पढ़ भी चुके होंगे, बट जो पहली बार, कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो उनको आपको ऐसे ही याद करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। बहुत इजीली आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अब आप देखिए आर्टिकल 1 से लेके 4 तक किसकी बात की गई है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो किसकी बात की गई? हमारे भारत की बात की गई, और भारत के जो क्षेत्र है स्टेट से उसकी बात की गई। तो आर्टिकल 1 में क्या बात किया गया है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है ना कि भारत किसमें भारत की बात की गई है, कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 1 में, क्योंकि हम भारत ही में ही तो पढ़ रहे हैं, भारत का ही तो पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल 1 भारत के लिए तो होगा। तो आर्टिकल 1 हो जाएगा इंडिया से रिलेटेड और उसके स्टेट। सेकंड आर्टिकल है आर्टिकल 2, क्या कहता है? एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ओके, अब देखिए क्या हुआ, नए राज्यों को आपने बना दिया और उसका स्थापना कर दिया। ठीक है, पहले तो आप भारत लेके आए, भारत में आप नए राज्य बनाएंगे, तो नए राज्य बनाएंगे तो आर्टिकल 2 हो गया। तीसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया। अब नए राज्यों का गठन, यानी कि जो ऑलरेडी आप राज्य बना चुके हैं आर्टिकल 2 में, उसी में से अगर आप और राज्य बनाना चाहते हैं, उसको उसी राज्य में से तोड़ के और राज्य बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप राज्य बना सकते हैं। और कितना क्षेत्र कौन से स्टेट को जाएगा वो भी आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्षेत्र को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो आर्टिकल 1 में किसकी बात की गई? भारत की बात की गई, और उसके यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात की गई। दूसरे में क्या बात किया गया ना कि चलो अब भारत बन गया, भारत में स्टेट्स बनाएंगे, सो नए राज्यों का प्रवेश किया गया, उसकी स्थापना की गई। ओके, आर्टिकल 3 में क्या किया गया कि ठीक है जो हमने राज्य बनाए ना, अब उसी में ही नए राज्य भी हम बना सकते हैं। तो नए राज्यों का गठन भी कर दिया और कुछ क्षेत्रों में भी परिवर्तन कर दिया। ऑब्वियसली जब नए राज्य बनेंगे उसी राज्य में से, तो कुछ क्षेत्र भी अलग हो जाएंगे, तो क्षेत्रों का परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, इजीली समझ में आ गया होगा, कोई इसमें बिल्कुल टिपिकल वाली चीज नहीं है। आर्टिकल 5 से 11 क्या कहता है? सिटीजनशिप कहता है, यानी कि नागरिकता की बात हो रही है। अब आप देखिए भारत हो गया, भारत में राज्य बन गए, अब उस राज्य में रहेगा कौन? हम ही लोग तो रहेंगे, हमारे लिए तो हो रहा है सारा काम, तो सिटीजनशिप रहेगा। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो नागरिकता की बात की गई आर्टिकल 5 में, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है,
आर्टिकल 6 में क्या कहा गया? राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब आप देखिए, भारत का जब बंटवारा हो गया था तो सबसे पहले बात की गई कि अब सबको नागरिकता दी जाएगी भारत के लोगों को, ठीक है। बंटवारे के बाद कुछ लोग पाकिस्तान से भी आए तो उनको भी नागरिकता देने की बात की गई। तो एक निश्चित व्यक्ति की नागरिकता के आधार जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश जिसने किया है, ठीक है, तो जिसने भारत में प्रवेश किया है उनको नागरिकता देने की बात की गई। ओके, सो आर्टिकल 5 में किसकी बात की गई? सिर्फ नागरिकता की, ठीक है। अब जो नागरिक होते हैं ना, उन्हें कुछ कहना रहता है तो हाथ उठाते हैं, और हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5, तो आर्टिकल 5 हो जाएगा। इसके बाद जस्ट नीचे जो पाकिस्तान से लोग आए उनका जो प्रवेश हुआ, ठीक है, उनको फिर नागरिकता देने की बात की गई। तो पाकिस्तान से रिलेटेड हो जाएगा आर्टिकल 6 वाला। ओके, याद हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल कहां से शुरू होते हैं? 12 से लेकर 35 होते हैं। ये आप लोगों को पता भी होगा, 12 से 35, ठीक है। अब देखिए 12 3 36 होता है, तो बस उससे एक कम है 35, तो 12 से लेकर 35 है फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब देखिए पहले 7 फंडामेंटल राइट्स से राइट टू प्रॉपर्टी भी था, बट राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, उसको कानून में डाल दिया गया है। तो अब हमारे पास सिर्फ कितने आर्टिकल्स बचे? अब हमारे पास सिर्फ 6 आर्टिकल्स ही बचे हैं। ओके, तो देखिए आर्टिकल 14 से 18 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, यानी कि समानता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 19 से 22 क्या करता है? राइट टू फ्रीडम की बात करता है, स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, आर्टिकल 23 से 24 क्या बताता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि अगर आपका शोषण हो रहा है तो शोषण के खिलाफ अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 29 से 30 क्या कहता है? कल्चरल एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। तो ये 6 आर्टिकल्स आपको याद रखते हैं। ओके, पहला आता है इक्वालिटी, फिर आता है फ्रीडम, फिर आता है एक्सप्लॉइटेशन, फिर आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर आता है एजुकेशनल, फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अब हमें कैसे याद रखना है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप लोग को याद भी होगा, बट कौन सा पहले आ जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है ना, तो कैसे याद रखना है? बस आपको इसके एब्रिविएशन उठाना है। अब देखिए राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है, तो इक्वालिटी यानी कि ई, राइट टू फ्रीडम यानी कि ई एफ हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन यानी कि ई, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि ई एफ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो या तो आप सी जोड़ लो या तो ई जोड़ लो, तो हम याद रखेंगे ई से ही, क्योंकि बाकी भी ई से है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि रेमेडी यानी कि ई आर। तो आप ये देखिए ई एफ और ई एफ इजिली याद रहेगा, ई के बाद एफ ही आता है, फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा ई आर। रेमेडी तो हम किसी भी चीज की बाद में ही करेंगे ना, जब हम पूरा देख लेंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हो रही है, उसके बाद ही तो हम लोग रेमेडी उपचार करते हैं, तो आर वाला हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ई से क्या हो गया? इक्वालिटी, यानी कि सबसे पहले बात की जाएगी समानता। ओके, सबसे पहले हम यही तो चाहेंगे कि सबको समान अधिकार मिले, तो समान यानी कि इक्वालिटी, तो ई से क्या हो जाएगा? इक्वालिटी, फिर हो जाएगा एफ यानी कि फ्रीडम। ओके, तो जब हमें समान अधिकार मिलेंगे उसके बाद ही तो हम फ्रीडम का सोच सकते हैं, है ना। तो फ्रीडम हो जाएगा सेकंड नंबर पे, यानी कि इक्वालिटी के बाद आता है फ्रीडम, इसके बाद आता है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या हो गया? अगर आपका शोषण करा जा रहा है तो उसके पास भी आपको अधिकार है, तो शोषण यानी कि एफ, ठीक है। फिर आ जाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, अब देखिए किसकी बात हो रही है? फिर से फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो फ्रीडम किसकी? रिलीजन की। तो अब हमें चाहिए फ्रीडम, चाहिए भाई रिलीजन की। ओके, तो एक तो हमारा नॉर्मल फ्रीडम हो गया, दूसरा फ्रीडम हो गया हमारा रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है। अगला देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट फिर से ई, और आर से हो जाएगा रेमेडी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब आप देखिए आर्टिकल 14 से 18 में ना कितने आर्टिकल आते हैं? 5 आर्टिकल आते हैं। कितने आते हैं? 5 आर्टिकल। ओके, आर्टिकल 19 से 22 में कितने आते हैं? तो जब आप काउंट करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। आर्टिकल 23 से 24 में कितने आते हैं? इसमें भी आते हैं 2 आर्टिकल, 23 24 2 ही है। 25 से 28 में कितने आते हैं? 4 आर्टिकल। 29 से 30 में कितने आते हैं? 2। लास्ट वाला आर्टिकल है 32 यानी कि 32। ओके, तो अब आप देखिए, इसलिए हमें याद रखना है कि कितने बीच में किसके कितने आर्टिकल आते हैं, ताकि हम अगला वाला आर्टिकल का नंबर ना भूलें, ठीक है। तो आपने शुरुआत की 14 से, तो आपको पता है हाँ यार 5 आर्टिकल आते हैं, तो 14 15 16 17 18, ठीक है। तो 18 तक हो गए राइट टू इक्वालिटी। इसके बाद आपने देखा कि 5 4, तो 4 आते हैं फ्रीडम वाले में, तो 19 20 21 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रीडम वाला। इसी तरीके से बाकी भी हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, देखिए 5 4 2 4 2 1, इसको आप 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। 5 4 2 4 2 1, 5 4 2 4 2 1 हिंदी में बोलना है, क्योंकि हिंदी में हमें ट्रिक्स भी याद रहती हैं और इसलिए हम कोई भी चीज याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 4 2 4 2 1, 5 4 2 4 2 1, 5 के बाद 4, 4 के बाद फिर 2, फिर 2 4 फिर 2 1, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स, इतने आर्टिकल्स होते हैं इन आर्टिकल्स के बीच में, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने मेन आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। अब इसको हमें थोड़ा इलैबोरेट करेंगे, कैसे हमें याद रखना है। आर्टिकल 14 देखिए, ये क्या बताता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष हर लोग समान है, ठीक है। सब लोग समान है कानून के समक्ष, यही कहा जाता है ना, ठीक है। तो आर्टिकल 14 समान। अब आप देखिए जब हम लोग 14 होते हैं, 14 यानी कि 3, तो जब तक हम लोग 3 रहते हैं ना, 14 तक सब बच्चे होते हैं, तब तक हर एक बच्चा समान होता है ना, हर एक बच्चा वही हरकतें करता है ना, समान भी होता है। तो बस आर्टिकल 14 में की गई है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ओके, आर्टिकल 15 देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। यानी कि अगर आप मेनली सब रंग देख के करते हैं ना, अरे ये देखो कितना काला है, अरे देखो कितना गोरा है, तो लोग भेदभाव करते हैं ना। तो 15 में क्या कहा गया है कि 15 नहीं, बिल्कुल आपको भेदभाव नहीं करना है, चाहे कोई कैसा भी हो। ओके, तो अब 15 से देखिए क्या समझ आ रही है? 15 डरा यानी कि डरा, तो लोग डर जाते हैं ना। अब देखिए मान लीजिए आपका कोई भी कलर हो, ठीक है, आपके सामने वाला आपसे और गोरा आ गया, तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो जाती है, क्योंकि सोसाइटी ही ऐसी बन चुकी है, ठीक है। तो बस यही कहा जा रहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर बिल्कुल भी आपको भेदभाव नहीं करना है। 15 डरा, बिल्कुल भी डरना नहीं है, चाहे कोई किसी भी कलर का हो,
ठीक है, याद हो गया होगा। 15 वाला किससे रिलेटेड है कि कोई किसी भी रंग का हो, यानी कि किसी भी जाति का हो, कैसा भी दिखता हो, उसके बेसिस पे आपको बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है। ओके, आर्टिकल है 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अब देखिए 16 लिखा है ना, तो 16 में ना ये कहा गया है कि आपको अवसर दिए जाएंगे रोजगार के, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो 16 से आप याद रखिए 16 यानी कि सुबह 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 उठा जाता है ना रोजगार के लिए, सब लोग सुबह उठते हैं रोजगार के लिए, है ना, नौकरी पे जाते हैं। तो बस 16 यानी कि सुबह, 16 को रिलेट कर दिया सुबह, और सुबह सुबह उठते हैं रोजगार के लिए, तो रोजगार वाले से रिलेटेड है आर्टिकल 16। ठीक है, यानी कि आपको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, कोई भी आपसे भेदभाव इसके बेसिस पे नहीं किया जाएगा। राइट, आर्टिकल 17 देखिए, ये क्या कहता है, एबोलाइजेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि कहते हैं ना छुआछूत, है ना, कहते हैं अरे दूर हट, पहले से बहुत होता था ना, तो आप किसी के साथ छुआछूत वाला बिहेव नहीं कर सकते, नहीं मुझे टच मत करो, दूर रहो मुझसे, है ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप देखिए आजकल क्या होता है ना कि कोई किसी को टच कर दे, तो 17 से लेट करना है, 17 यानी कि खतरा। अब कोई आपको टच कर दे गलती से भी, तो जैसे खतरे जैसा फील होने लगता है ना, कि लो खतरे जैसे, आपके मान लो ऑटो में बैठे हो, कोई किसी की बॉडी आपकी गलती से टच हो गई, तो कैसा लगता है यार, लो खतरा जैसा फील होने लगता है। ओके, तो अस्पृश्यता यानी कि किसी को स्पर्श कर दिया आपने, या गलती से किसी ने आपको स्पर्श कर दिया, तो क्या लगता है, खतरे जैसा फील होता है। तो 17 खतरा। तो आर्टिकल 17 जो है किससे रिलेटेड है, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी से। ठीक है भाई, खतरा है, टच मत करना। मान लो कोई बॉम्ब भी रखा है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, बॉम्ब रखा है, कहते हैं ना भाई टच मत करना, इसमें खतरा लग रहा है। ओके, तो आर्टिकल 17 यानी कि खतरा किससे, टच करने से, तो अनटचेबिलिटी। ओके, आर्टिकल 18 देखिए, एबोलाइजेशन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है, उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब कुछ लोग देखिए बहुत सारी उपाधियां रख लेते थे ना, महाराजा धीराज, तो इससे इक्वालिटी नहीं दिखती थी। क्या इक्वालिटी दिखती थी क्या? ओके, लॉर्ड रख लेते थे, तो सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि उपाधियां थी खटारा, है ना, उपाधियां फालतू की थी, खटारा। तो खटारा 18, तो 18 में क्या किया गया, टाइटल्स को हटा दिया गया, टाइटल्स आप रख रहे नहीं, सब समान है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। राइट, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल है 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इनकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कैसे याद रखना है, आर्टिकल 19 की बात हो रही है, तो जैसे बच्चे 18 तक होते हैं ना 12th क्लास में, तो 18 के जैसे बाहर आते हैं, कॉलेज लाइफ जाते हैं 19, तो उनके पास फ्रीडम आ जाती है बोलने की, तो स्पीच बोलने की फ्रीडम आ गई है ना, तो वो आप सोचते हैं अब मैं कुछ भी बोलूंगा, अब तुम्हें बड़ा हो गया, 18 के आते बाद कहते हैं ना अब तुम्हें बड़ा हो गया, तो उनके पास अधिकार आ जाता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। ओके, तो आर्टिकल 29 किससे जुड़ा है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। ठीक है, 19। नेक्स्ट है आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। अब देखिए आर्टिकल 21 है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जीवन की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और इसको क्या कहा जाता है ना, जीने का अधिकार भी आप ऐसे याद रखिए कि आप किसी जीने का अधिकार नहीं छीन सकते, है ना, उसको फ्रीडम है जीने का। ओके, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। अब देखिए 21 लिखा है ना, तो 21 का कैसे याद रखना है, 21 यानी कि किस। ठीक है, तो हमारे लिए, हमारे जीने के लिए सबसे जरूरी क्या होती है, हमारी माँ होती है ना, तो हम बहुत परेशान है, माँ ने आके एक किस कर दिया, तो बस ऐसा लगता है कि वाओ माँ ने किस कर दिया, सारे दुख भूल जाते हैं, फिर जीने की एक चाह जागृत हो जाती है ना, फिर तो जागृत हो जाती है जीने की चाह, यानी कि लाइफ में फिर सब कुछ अच्छा लगने लगता है माँ के एक किस से। तो 21 यानी कि किस, तो आर्टिकल 21 जो है वो जीने के अधिकार से रिलेटेड है। ओके, समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। अब देखिए आर्टिकल 21A आता है, इसमें अब देखिए जहां भी आपको ABC दिखे ना, तो इट मींस इसमें अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, कुछ संशोधन किया है इस आर्टिकल में। ओके, और कहीं जगह नहीं बची तो उसको यहाँ पे डाल दिया, तो ऐसे में ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 21 है किससे रिलेटेड, राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। अब देखिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी, अब पर्सनल क्या है, हमारा एजुकेशन भी है ना, तो बस 21 यानी कि 21A, तो 21A में क्या कहा गया कि किसी भी बच्चे का आप एजुकेशन आप नहीं छीन सकते, उसको पढ़ने का पूरा अधिकार है। तो एजुकेशन का आर्टिकल रखा गया 6 से 14 वर्ष। ठीक है, तो हर एक बच्चा जीना चाहता है, और माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, किस करती है, तो 6 से 14 तक, जब तक बच्चा टीन है ना, ऐसे याद रखना है, जब तक बच्चा 40 यानी कि टीन है तब तक उसको पूरा अच्छे से पढ़ने का अधिकार है। तो आर्टिकल 21A भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स किससे रिलेटेड है, तो ये आर्टिकल 21A से रिलेटेड है। बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी है बिल्कुल शिक्षा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 23 देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि आप बच्चों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करा सकते। ठीक है, आप उनको जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए। तो आर्टिकल 23, अब देखिए ह्यूमन की बात हो रही है, तो एक तरीके से आप याद रखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है ना बहुत ज्यादा, तो देखिए ह्यूमन ट्रैफिक से रिलेट करना है आपको ट्रैफिक। ओके, तो ट्रैफिक जब लगता है ना, तो लाइन से गाड़ियां लग जाती हैं, लाइन से यहाँ गाड़ियां लग गई, एक के पीछे 1 2 3 लाइन से गाड़ियां लगती गई। ठीक है, तो बस 23 यानी कि 23 ट्रैफिक, तो ट्रैफिकिंग हो जाएगा। अब देखिए एक का ना, तो एक तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल होते कहाँ से, 12 से 35 तक होते हैं, तो एक वाला तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो वही मैंने आपको बताया ना, जनरल आइडिया कैसे रिलेट करना है। तो बस 23 से हो जाएगा, ट्रैफिक लग गया भाई, एक के पीछे एक गाड़ियां खड़ी होगी, एक खड़ी हुई, 2 खड़ी हुई, 3 खड़ी हुई, फिर उसके तो वही लाइन ही लग गई। ट्रैफिक में ऐसा होता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 23। ओके, आर्टिकल 24 देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, यानी कि कारखाना या खान वगैरह जो है, जो बच्चे हैं 14 साल तक के, उनको बिल्कुल भी उसमें काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, कारखाने में आप बच्चों से काम नहीं करा सकते। डायरेक्ट मैं बोलूँ तो एक तरीके से चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों से आप बाल श्रम नहीं करा सकते। आर्टिकल है 24। ठीक है, तो 24 देखिए, जब आप बच्चों से शोषण कराएंगे, जबरदस्ती उनको कारखानों में काम करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो बच्चे होते हैं वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको कोई चॉइस नहीं दी जा रही। उनको चॉइस क्या है कि कारखाने में काम करो, है ना, तो चॉइस नहीं दी जा रही। तो यही कहा गया है कि बच्चों को चॉइस दो। 24, तो बच्चों से बाल श्रम नहीं कराना है। ठीक है, अब बाल श्रम कराओगे तो उनकी चॉइसेस खत्म हो जाएंगी ना। तो चॉइस 24 में किसकी बात की गई है, बाल श्रम की बात की गई है। डायरेक्ट आपको ऐसे याद रखना है। ओके,
अगला है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र व्यवसाय आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। ठीक है, अब आप देखिए इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी इंसान अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, किसमें बात की गई? आर्टिकल 25 में। तो 25 से कैसे रिलेट करना है? 25 यानी कि 25 पंछी। ठीक है, अब आप देखिए पंछी वगैरह जो होते हैं ना, क्या उनका कोई धर्म होता है? नहीं, पंछियों का कोई भी धर्म नहीं होता। ठीक है, कोई धर्म नहीं होता, तो पंछी 25 तो रिलेट करना है आपका, पंछी का कोई धर्म नहीं होता। तो 25 में बात की गई है धर्म की, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता है कि आप कौन सा धर्म अपनाते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता है। तो 25 से बस आपको ध्यान रखना है 25 यानी कि पंछी, और पंछी किसी धर्म को नहीं मानते, सब एक बराबर। ओके, सो किससे रिलेटेड है? 25 धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 26 देखिए फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ओके, अब धार्मिक मामले जो है ना, अब आप चाहते हो कि मैं कुछ अपना धार्मिक आयोजन करना चाहता हूँ तो मैं उसको आयोजन कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास स्वतंत्रता है कि मैं उसको मैनेज कर सकूँ। ओके, तो धार्मिक को मैनेज करने के लिए आर्टिकल कौन सा है? 26। तो कैसे रिलेट करना है? देखिए धार्मिक मामले में अगर आप कोई प्रबंधन करना चाहते हैं, ओके, कोई आयोजन करना चाहते हैं अपने रिलीजन से रिलेटेड, तो मनी लगेगा ना, तो मनी आप कैसे निकालोगे? चाबी लगा के। तो चाबी 26। ठीक है, तो धर्म के लिए मैनेज करने के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा निकाल के चाबी लगा के, तो चाबी 26, तो आर्टिकल 26 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। आर्टिकल 27 देखिए क्या है? फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 की बात हो रही है, यानी कि कोई विशेष धर्म है। ठीक है, अब इसमें आपके पास छूट है कि आप लोगों से चंदा इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको कैसे याद रखना है? 27 लिखा है ना, 27। तो 27 तो हम घर घर जाते हैं ना, कभी कभी कहते हैं यहाँ आयोजन होने वाला है, यहाँ पंडाल लगने वाला है दुर्गा जी का, तो आपको चंदा देना पड़ेगा, तो कुछ आप दान पुण्य कर दीजिए। तो यही कहते हैं ना कि 2-7 बोलते हैं ना, 2-7 दो हमारा दुर्गा पंडाल लगाने में, 2-7। तो ऐसे याद रखना है आपको, 2-7 यानी कि 2-7। तो 2-7 में क्या कहा गया है आर्टिकल में कि आप अपने धर्म के प्रचार के लिए लोगों से पैसे भी इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, आपके पास स्वतंत्रता है, अगर लोग आपकी इच्छानुसार अपने इच्छानुसार दे रहे हैं तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो 2-7 यानी कि 7-2 किस चीज के लिए? धर्म का प्रचार करने के लिए और पैसे देने के लिए, यानी कि चंदा इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 28 है, क्या लिखा है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता है। अब देखिए 28 लिखा है, तो आप इसे जनरली ऐसे याद रखिए, क्योंकि हमने 26 में बात की, धर्म की बात की 25 में। ठीक है, 26 में बात किया गया कि आप प्रबंध कर सकते हो। 27 में क्या कहा गया कि आप अपने धर्म के लिए ना पैसे भी इकट्ठा कर सकते हो लोगों से, चंदा वगैरह। आर्टिकल 28 में क्या कहा गया कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने का भी स्वतंत्रता है, जैसे कि मदरसा वगैरह होते हैं वहां पे पढ़ाया जाता है, तो ऐसे आपको याद रखना है। और पहले जैसे गुरुकुल होते थे ना, धर्म की शिक्षा दी जाती थी, तो आर्टिकल 28 में कहा गया है कि आपको स्वतंत्रता है, आप रिलीजियस मीटिंग्स जो है, स्कूल्स है और शिक्षा है उसको अटेंड कर सकते हो। ठीक है, स्वतंत्रता है पूरी पूरी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ठीक है, अब अल्पसंख्यक मतलब क्या हो गया? कम लोग हो गया, उनके हितों की संरक्षण की बात की गई है, प्रोटेक्शन की। इसे कैसे याद रखना है? अब देखिए आर्टिकल 29 है, और 29 जो है वो खुद में ही क्या है? अल्प है ना। 29 फरवरी होता है ना, 29 फरवरी कभी कभी आता है, यानी कि बिल्कुल अल्प है। तो अल्प यानी कि अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज, तो आर्टिकल 29 हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 30, और आर्टिकल 30 में कहा गया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। ठीक है, तो 29 में हमने पढ़ा कि अल्पसंख्यकों की जो राइट्स है उसकी बात की गई है, संरक्षण की। इसके बाद क्या कहा गया कि उनके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है ना, तो शैक्षणिक संस्थान जो है, तो बस जस्ट इसके नीचे वाला आर्टिकल है 30। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 32, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, गिव्स द राइट टू इंडिविजुअल टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एंड एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू इट। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी अभी हमने ऊपर आर्टिकल्स पढ़े, अगर आपको ये लगता है कि आपके इन अधिकारों को एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो रिट इशू कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, अब देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है ना, इसी तरीके से हाई कोर्ट जो है उसके पास भी रिट जारी करने का अधिकार है। और कौन से आर्टिकल के थ्रू? तो आर्टिकल 226 के थ्रू। ठीक है, तो 32 है सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार, 226 है हाई कोर्ट का, उसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 32 से कैसे याद रखना है? आप देखिए 32 लिखा है, तो 32 यानी कि हमारे 32 दांत, और जब दांतों में दर्द होता है ना 32, तो डॉक्टर के पास जाते हैं उपचार कराने, तो यही है हमारा आर्टिकल 32 उपचार से रिलेटेड, कि सुप्रीम कोर्ट ना फिर हमारे साथ जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसका उपचार करेगा। ओके, तो उपचार करने के लिए क्या करता है? वो रिट जारी करता है 5 तरीके की, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से मैंने आपको बताए। ठीक है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51, जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। अब देखिए ये कहां से शुरू है? आर्टिकल 36 से 51। तो फंडामेंटल राइट्स के बाद क्या आया? फंडामेंटल राइट्स के बाद आया हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ओके, अब देखिए आर्टिकल 36 में क्या है? कुछ नहीं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इनकी डेफिनेशन दे रखी है। ओके, 38 में क्या है? देखिए प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। और इसी आर्टिकल से क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 38 क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात की जाती है, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस आर्टिकल में बात की गई है? तो आर्टिकल 38 है। अब आप देखिए कैसे याद रखना है, कल्याण की बात हो रही है ना, तो अगर कोई भी इंसान समाज में कल्याण करना चाहेगा ना, तो उसको बिल्कुल अड़ना पड़ेगा। अड़ना मतलब उसको जिद्दी होना पड़ेगा, तभी वो कल्याण कर सकता है। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि अगर कोई किसी का कल्याण करना चाहता है तो उसको समाज के सामने अड़ना पड़ेगा। तो 38, तो आर्टिकल 38 जो है ये समाज कल्याण को बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 40 देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत, इनके ग्राम पंचायती संगठन की बात की गई है 40 में। ठीक है, तो देखिए
देखिए जो भी ग्राम पंचायत में जो पंच वगैरह होते हैं ना, तो देखिए बहुत ही चालाक या चालू चतुर होते हैं, तभी तो उनको बनाया जाता है। हर एक पहलू से सोचेंगे, अगर कुछ गांव में प्रॉब्लम आई तो 40 चालू, तो किसमें, पंचायतों में। तो बस ऐसे रिलेट करके हमें याद रखना है। ग्राम पंचायत का गठन किसमें बात की गई है, आर्टिकल 40 में। ठीक है, आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि समान नागरिक संहिता। अब समान नागरिक संहिता क्या होगी कि कुछ ऐसे लॉज हैं जो रिलीजन वाइज कुछ डिफरेंट है ना, तो विशेष अधिकार मिले हैं कि हिंदू ये रख सकते हैं, मुस्लिम ये रख सकते हैं, सिख ये रख सकते हैं। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हो गया कि सब बिल्कुल समान है। ओके, चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो, आपको एक ही लॉ मानना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल की बात हो रही है किसमें, 4-4। तो देखिए यूनिफॉर्म की बात हो रही है, यूनिफॉर्म यानी कि समान, और समान क्या है, 4-4, तो 4-4 यानी कि 44 हो जाएगा। तो आर्टिकल 44 से हो जाएगा रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, राइट। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें बात की गई है, आर्टिकल 44। तो यूनिफॉर्म यानी कि समान यानी कि 4-4, तो 44 हो जाएगा। ठीक है, जहां पे मैं आपको बता दूं गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कृषि और पशुपालन के संगठन की बात हो रही है, तो बस आपको कैसे याद रखना है, किसी पशु को देखा जाता है ना, तो उसको देख के लोग क्या कहते हैं, चल हट है ना। अगर वो रास्ते में आके खड़ा हो गया, आपके कहीं आप जा रहे हो, तो क्या बोलते हैं, चल हट। तो चल से 4 और हट तो 8। तो 48 आर्टिकल जो है ये किससे रिलेटेड है, कृषि और पशुपालन के संगठन से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, आर्टिकल 50 देखिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कौन करता है, आर्टिकल 50 करता है। ठीक है, तो देखिए अलग करने के बाद, सेपरेशन करने के बाद, तो कोई भी चीज 100 होती है ना, तो सेपरेट कर दी, यानी कि 50-50 कर दिया, तो आर्टिकल 50 हो जाएगा। ओके, अब देखिए आर्टिकल 51 जो है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आर्टिकल 50 में किसकी बात की गई, पीस की बात की गई। ओके, तो देखिए पीस बनाए रखने के लिए ना हम लोगों को शगुन दे देते हैं। अब घर पे कोई आया ना, तो मन में बैठा रही, मुझे तो आप पैसे मिलेंगे, है ना। किसी आप गेस्ट के घर गए, ओके, या किसी अपने रिलेटिव के घर गए, तो कोई भी बच्चा ने सोचता है अरे यार मुझे पैसे मिलेंगे, है ना। और मान लो आपकी वहाँ किसी लड़ाई झगड़ाई हो गई, आपको मम्मी ने आपको पीट दिया, तो बस मम्मी के पीटने के बाद अगर आपके रिलेटिव ने आपको पैसे दे दिए, तो कितने रुपए दे दिए, 51 रुपए दे दिए। तो शगुन दे देते हैं ना, पीस बनाए रखने के लिए शगुन दे दिया 51 रुपए का। तो 51 यानी कि आर्टिकल 51 किससे रिलेटेड है, पीस एंड सिक्योरिटी से। आई होप मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो पीस बनाए रखने के लिए पैसे दे देते हैं शगुन के तौर पे, तो कितने रुपए, 51 रुपए। तो आर्टिकल 51 जो है पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ओके, अब देखिए आर्टिकल 51 जो है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें रखी गई है, अमेंडमेंट करके रखा गया था, इसलिए ए लिखा हुआ है। तो 51 है फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, अब देखिए अब हमने जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे डीपीएसपी ने वो पढ़ लिया। अब हमारा क्या शुरू होता है, यूनियन यानी कि सेंट्रल और उसकी बॉडीज। कहां से कहां तक आर्टिकल है, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था 52 से लेके 151। तो 52 में हमने कम कर दिया 51, तो भाई 52 से 51 तो होगा ही नहीं, तो उसके आगे जरूर एक जुड़ा होगा, तो एक 51 यानी कि 52 151 से लेके यूनियन एंड इट्स बॉडीज हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा आता है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट शुरू हो जाता है 52 से, और 52 से यानी कि 62। ठीक है, 52 से लेके 62 प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए प्रेसिडेंट के जितने भी आर्टिकल्स है ना, उसको याद करने की एक ट्रिक है, क्या है, पाकिन कोको दुयोदशम। ठीक है, तो इस आर्टिकल से आप इजिली याद कर सकते हैं। तो प से देखिए किसकी बात की जाती है कि प्रेसिडेंट का एक पद होगा, तो पद होगा यानी कि 52। देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो मैं अभी आपको इसके बताऊंगी ही अगले पेज पे, बट इसमें आप अगर आप पूरे आर्टिकल्स याद रखना चाहते हैं तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको बार बार बोलेंगे ना तो इजिली याद हो जाएगा, और हिंदी में याद रखना इजी रहता है। ओके, तो देखिए पाकिन कोको दुयोदशम लिखा है, तो प से यानी कि प्रेसिडेंट के पद की बात की गई है। क लिखा है, क से यानी कि कार्यपालिका का प्रधान 53 में, न से यानी कि निर्वाचन प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की गई है 54, बिल्कुल लाइन से है। ठीक है, को दूसरा वाला जो है कोटा यानी कि 55 की बात की गई है। क से यानी कि कार्यालय 56 की, दू से दोबारा नियुक्ति 57, यो से योग्यता 58, द से दशा या शर्तें क्या होंगी 59, स से शपथ, और म से क्या हो जाता है दशम यानी कि महाभियोग 61 यानी कि इम्पीचमेंट। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को याद करने के ट्रिक। अब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है प्रेसिडेंट से भी, उसको हम पढ़ते हैं फटाफट से। सबसे पहला देखिए आर्टिकल है 52, जिसमें बात की गई है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, कि हाँ भारत का एक प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, यानी कि भारत का राष्ट्रपति एक होगा, उसके पद की बात की गई है। तो देखिए क्या लिखा है, 52 लिखा है ना, और हम जनरली क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन बोलते हैं ना, राष्ट्रपति भवन, तो भवन 52। तो 52 किससे रिलेटेड है, 52 भवन किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। ओके, आर्टिकल 53 जो है ये है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, संघ की कार्यपालिका की शक्ति। अब जो प्रेसिडेंट है ना, उसकी कार्यपालिका की शक्ति की बात की गई है, क्या क्या उसको शक्तियां मिलेंगी। तो ऑब्वियसली अब राष्ट्रपति बन गया, अब उसको बताया जाएगा कि आपके पास क्या क्या शक्तियां हैं, तो ये आपको जस्ट नेक्स्ट वाले में मिल जाएगा 53 में। ठीक है, ओके, अब देखिए आर्टिकल 54 क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव, और पीछे जो हमने ट्रिक से याद किया था ना, उसी तरीके से आपको इसको याद रखना है। पाकिन कोको दुयोदशम से। अभी इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 52। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 61। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है उसकी मैं आपको बिल्कुल एक्जैक्ट ट्रिक बताऊंगी। बाकी आपको जो पाकिन कोको दुयोदशम है उसको पूरे लाइन से बिल्कुल बाय हार्ट रट लेना है। ठीक है, फिर आप ना सारे प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स है इजीली उसको याद रख पाओगे और सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, इनकी संघ की कार्यपालिका की शक्ति की बात की गई है। 54 में बात की गई है राष्ट्रपति के चुनाव की। 55 में बात की गई है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 56 में बात की गई है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल।
57 में एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, पुनः चुनाव के लिए पात्रता। 58 में क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। आर्टिकल 59 में कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस यानी कि राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें। तो जो भी हमने ट्रिक पढ़ी ना पाकिन कोको द्योदशम, तो आपको बस उसको लिखना है नीचे कॉपी में और ये पढ़ते जाना है, सारे इजीली आप सॉल्व कर लोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, पाकिन कोको द्योदशम, पाकिन कोको द्योदशम। आर्टिकल 60 क्या है? ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अब देखिए यहाँ पे 60 लिखा है ना, तो 60 से ही आप इसको डायरेक्ट याद रखिए। 60 लिखा है तो ओथ, देखिए ओथ में ओ आ रहा है और ओ और ओ, 6 में भी ओ आ रहा है तो ओ यानी कि ओथ। तो 60 में बात की गई है राष्ट्रपति के ओथ की। 61 में क्या हुआ कि महाभियोग लगाया और राष्ट्रपति को निकाल दिया है ना, 61। ओके, तो 61 यानी कि प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा दी। अब देखिए आर्टिकल 62 में क्या होता है, अब राष्ट्रपति को मान लीजिए महाभियोग करके निकाल दिया गया, तो अब दूसरा राष्ट्रपति बनाने की बात की जाएगी ना, यानी कि दूसरा राष्ट्रपति बनाया जाएगा, आकस्मिक बनाया गया। अगर आकस्मिक निकाल दिया महाभियोग लगा के, सही से काम नहीं कर रहा था, तो दोबारा से इसकी चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट होगी ना, रिक्त को भरा जाएगा, जो रिक्त पद है उसको फिल किया जाएगा। तो आर्टिकल 62 में फिर से फिल करने की बात की गई है। ठीक है, तो छोटे मैंने आपको बताई ना पाकिन कोको द्योदशम, उससे रिलेट करके आप ये सारे प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आर्टिकल आपसे पूछा जाता है जनरली, आर्टिकल 52 एंड आर्टिकल 61। ठीक है, अदर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आप देखते हैं उसको। अब देखिए आर्टिकल 63 शुरू हो जाता है हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड, सिर्फ प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे वो हमने पढ़ लिए। अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड और उसके पास क्या अधिकार है उसको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं लाइन से। आप देखिए आर्टिकल 63 में क्या कहा गया है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति। ओके, अब देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा ना, तो राष्ट्रपति के बाद ही आएगा। तो जैसे ही 62 खत्म हुआ, कौन आ गया? तो भाई उपराष्ट्रपति आ गया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? 63 यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगला देखिए आर्टिकल 64 लिखा है, यानी कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन द काउंसिल ऑफ स्टेट, उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। सिंपल सा आपको याद रखना है, जो राज्यसभा होता है ना उसका पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। तो जस्ट उसके नीचे ही बात की गई है 64 में। ठीक है, आर्टिकल 72 देखिए, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होते हैं ना, उनके पास क्षमा दंड की शक्ति होती है। अभी हमने पढ़ लिया पूरे प्रेसिडेंट के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं जो उनके पास एक्सटर्नल पावर क्या दी गई है। तो उनके पास क्या पावर दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 72, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। अब देखिए क्षमा कर रहे हैं उनको, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया, बट राष्ट्रपति को लग रहा है कि ठीक है हम क्षमा याचिका इसकी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो कल्पित है उसने क्षमा याचिका दी और क्षमादान का प्रोसेस शुरू हो गया। तो क्षमादान की शक्तियां किसके पास है? 72। कैसे याद रखना है, यहाँ 72 लिखा है, तो 72 यानी कि 72 यानी कि जो कल्पित है ना, प्रेसिडेंट ने सोचा चलो इसकी थोड़ी बेहतरी कर देते हैं, तो क्षमादान की प्रक्रिया रखा गया किसमें? बेहतरी करने के लिए, यानी कि आर्टिकल 72 यानी कि 72 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 74 और आर्टिकल 74 रिलेटेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अब आप देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि इसकी मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, और मंत्रिपरिषद में आते हैं हमारे पीएम। तो चाहे आपसे पीएम पूछे चाहे आपसे मंत्रिपरिषद पूछे, तो याद रखना है आपको आर्टिकल 74। कैसे याद रखना है? अब देखिए हम लोग सभी चाहते हैं कि हमारे जो पीएम हो और मंत्रिपरिषद जो बनाई गई है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो है वो सच्चाई से काम करे, यानी कि सच्चा रह के काम करे। तो सच्चा से आपको रिलेट करके याद रखना है, सच्चा यानी कि 7-4, तो 7-4 सच्चा जैसे लग रहा है ना, सच्चा यानी कि 7-4। ओके, तो 7-4 यानी कि आर्टिकल 74 किससे रिलेटेड है? मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 76 देखिए, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अब महान्यायवादी कौन होता है ना, ये एक तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ये वकील होता है। तो जितने भी क्षेत्र होंगे ना उसको सभी पता होंगे, तो क्षेत्र यानी कि 76, हर क्षेत्र की जानकारी, तो महान्यायवादी। ओके, तो कौन हो जाएगा? आर्टिकल 76 हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार का जो देखता है वो कौन देखता है? महान्यायवादी। इसी तरीके से जो राज्य सरकार का होता है ना उसको क्या बोला जाता है? महाधिवक्ता बोला जाता है, आर्टिकल 165 के थ्रू, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अटॉर्नी जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हर क्षेत्र की जानकारी, तो हर क्षेत्र 76, तो आर्टिकल 76 हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी कि संसद, और पार्लियामेंट का आर्टिकल क्या है? 79। आर्टिकल 80 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा के गठन की बात, आर्टिकल 81 में कहा गया है लोकसभा के गठन की बात। अब देखिए तीनों लाइन से है। ठीक है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, सरला, बिल्कुल सरला। स से संसद बनाया जाएगा, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। ओके, ऐसे आपको याद रखना है। आर्टिकल 85 देखिए, सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोपोगेशन एंड डिसोल्यूशन, यानी कि संसद का सत्र, सत्रवासन और विघटन। अब 85 में क्या कहा गया ना कि संसद के जो सत्र हैं, ओके, जो भी उसके सेशंस है, और सेशंस कभी कभी जो सभा है ना उसको विघटन कर दिया कि हाँ आज जो सभा है ना ये विघटन हो गई, यानी कि क्या हो गया? इसका डिसोल्यूशन हो गया। ओके, तो कैसे याद रखना है कि संसद का विघटन की किस में बात की गई है? आर्टिकल 85 में। तो देखिए 85 लिखा है, तो 85 से लेट कर देना है बस आपको। कैसे? 85 यानी कि पेजेस। तो अगर किसी को पेजेस हो गया ना, तो संसद की जो मीटिंग चल रही है, सेशन चल रही है, उसका विघटन कर दिया जाएगा। ओके, तो विघटन कर दिया पेजेस होने पे, तो पेजेस 85, तो आर्टिकल 85। ओके, तो इसको आप ऐसे लेट करके याद कर सकते हैं। देखिए हमें याद करना है तो हम इसको कैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 105, और आर्टिकल 105 में बात की गई है पावर, प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के सदन की जो शक्तियां हैं, विशेषाधिकार आदि, इसकी बात की गई है आर्टिकल 105 में। ओके, अब आप देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 पॉइंट्स है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। संसद तो देखिए 79, ठीक है, सरला से हमने याद कर लिया। फिर आ जाता है हमारा 80, 81 और 85। ठीक है, तो ये संसद से 79, और बाकी ये जो 3 है ना 80, 81, 85, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, तो 79 किससे रिलेटेड है? पार्लियामेंट से, 80 राज्यसभा से, 81 लोकसभा, फिर 85 यानी कि पेजेस यानी कि विघटन हो गया सेशन का, तो 85 यानी कि 85।
ओके, तो याद हो गया होगा आई होप। अब चलते हैं आगे। देखिए आर्टिकल 108 की बात हो रही है। द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब देखिए राष्ट्रपति के पास ही एक ऐसी पावर है कि अगर वो बोल देता है कि मुझे संयुक्त बैठक बुलानी है, तो किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है संसद की, कौन से आर्टिकल के थ्रू? 108। अब देखिए संयुक्त की बात हो रही है ना, और 100 से क्या पता लगता है? 108। जब भी कोई माला बनाई जाती है ना, तो उसमें 108 मोतियों का यूज किया जाता है ना, तो 108 मोतियों को संयुक्त रूप से एक साथ पिरोया जाता है। तो संयुक्त यानी कि संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में? 108 में। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। आर्टिकल 110 देखिए, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे एम लिखा है ना, तो मनी है ना, तो अगर आप 10 में ये लिखा है ना, 10 में ऐसे कर दो तो ये क्या बन जाएगा? MO यानी कि मनी बन जाएगा। तो आर्टिकल 110 है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, मनी अगर आप MO लिखो तो देखो ये एंड ये वाला जीरो क्या बना दिया इसने? 110 बना दिया। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि मनी बिल का आर्टिकल क्या है? 110 है। ओके, आर्टिकल 112 है एनुअल फाइनेंशियल बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय बजट। अब वार्षिक वित्तीय बजट जो है इसका आर्टिकल क्या है? 112। कैसे इसको याद रखना है? अब देखिए बजट की बात हो रही है ना, तो एक आदमी है ना, तो वो 1 से लेके 12 बजे तक ना बस बजट की ही बात करता रहता है, अपने पैसों की सोचता रहता है, मैं कैसे अपना बजट कंट्रोल करूं, कितना खर्चा हो रहा है, इतना हो रहा है। ठीक है, तो 1 से लेके 12 बजे तक ना वो सोचता ही रहता है, पूरे टाइम सोचता रहता है मैं कैसे अपना बजट मेंटेन करूं। तो 1/12 तो 112 हो जाएगा। आर्टिकल 112 में बात की गई है बजट की, जो बजट पेश होता रहता है ना, वही वाला बजट। ओके, आर्टिकल 123 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति के पास शक्ति है। अब अध्यादेश जारी करने का मतलब क्या हो गया? पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोपोगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए क्या है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है? राष्ट्रपति की बात हो रही है, और इसके पास ना बिल्कुल अध्यादेश जारी करने की शक्ति। मान लीजिए संसद का सेशन ऑफ चल रहा है, दोनों सेशन का। अब कोई भी बिल पहले पेश किया जाता है ना, तब जाके वो अधिकार बनता है, तो संसद में भी पारित किया जाता है, फिर जाके प्रेसिडेंट के जब साइन होते हैं तब जाके वो कोई बिल अधिकार बनता है। तो बस प्रेसिडेंट के पास एक ऐसा अधिकार है जो इमरजेंसी में ना वो अध्यादेश जारी कर सकता है अगर दोनों सेशन ऑफ चल रहे हैं। आर्टिकल 123 के तहत इसके पास शक्ति है, राष्ट्रपति के पास ये पावर है। तो देखिए अब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना है ना, तो उसने कुछ नहीं सोचा, उसने बोला 1 2 3 और अध्यादेश जारी कर दिया। ठीक है, 1 2 3 बोला और जारी हो गया। तो ऐसे आपको याद रखना है। ओके, आर्टिकल 124 जो है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। अब आगे हमारा फिर से सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट लिखा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना अब आजकल डिजिटली भी चल रहा है। इट मींस एक सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे काम कर रहा है, तो एक सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे, तो 124 हो जाएगा इसका आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 137 देखिए, रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले या आदेशों की समीक्षा। तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसले दे रहा है ना, तो उसकी समीक्षा की जा सकती है, यानी कि कहा जाता है ना पुनर्वलोकन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिव्यू दे दिया तो फिर से उसको क्या कर रहा है, फिर वो देख रहा है, फिर से उसको रिव्यू कर रहा है कि मैंने सही किया कि नहीं किया। अब मान लो आपका कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और आपका केस क्या हुआ, आपके विपक्ष में हो गया, ठीक है, आप हार गए, तो आपका दोस्त कह रहा है यार तेरे साथ ना सही नहीं हुआ है ना, तेरे साथ सही नहीं हुआ, तो आपने फिर से आपने केस किया और आपने कहा कि नहीं मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, मुझे फिर से पुनर्वलोकन कराना है अपने केस पे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले या उसकी आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार क्या है, आर्टिकल क्या है 137। ठीक है, तो आपका दोस्त कह रहा है यार तेरे साथ ना सही नहीं हुआ, तो तेरा साथ तो 137। अब तेरे साथ सही नहीं हुआ इट मींस कि आप फिर से जाओगे ना, फिर से केस करोगे, फिर से न्याय चाहोगे कि मेरे को सही न्याय नहीं मिला, मुझे सही से न्याय चाहिए। ठीक है, तो न्याय पर पुनर्वलोकन किया गया, तो ये आर्टिकल कौन सा है, 137 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। आर्टिकल 148 जो है वो है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको भारत का कैग कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 148 तो आप देखिए कैग यानी कि एक तरीके से ऑडिट की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, और ऑडिट भी ना 2400 घंटे चलता है। अब ऑडिट तो हर टाइम चलेगा ना, तो ऑडिट 24 घंटे नहीं 4800 घंटे चलता है। तो एक ऑडिट 4800 घंटे, जिस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट 2400 घंटे चलता है, बट ऑडिट तो आप सोचो हर चीज का ऑडिट हो रहा है, तो एक नहीं 4800 घंटे। तो बस 124 का दोगुना कर दिया तो हम लोग पहुंच गए कैग पे पहुंच गए। तो आर्टिकल 148 इससे रिलेटेड है कैग, यानी कि भारत का महालेखा परीक्षक की बात हो रही है कैग की। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स के बारे में। अब स्टेट स्टार्ट हो जाता है, तो स्टेट का आर्टिकल क्या है 152 से लेकर 237। ठीक है, सबसे पहला है आर्टिकल 153 और ये रिलेटेड है गवर्नर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य के राज्यपाल से। ठीक है, अब आप देखिए जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल था हमारा क्या 63, उसी तरीके से रिलेट करना है हमें 63, तो ये क्या है 53, तो बस आगे लेकिन 153 लगाए, तो 153 किसका आर्टिकल है, गवर्नर ऑफ स्टेट का। ठीक है, अब देखिए स्टेट में कौन बड़ा होता है, गवर्नर बड़ा होता है। जिस तरीके से सारे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, बट देखा जाए तो बड़ा कौन होता है, पीएम ही होता है। उसी तरीके से गवर्नर आता है पहले चीफ मिनिस्टर से पहले। तो जैसे ही आर्टिकल स्टार्ट हुआ 152 से लेकर 237, तो 153 पे कौन आ गया, गवर्नर आ गया। ओके, 63 था हमारा किसका, वाइस प्रेसिडेंट का था, उसी तरीके से 153 किसका है, गवर्नर का। ओके, अब इसमें अगर मैं 1 प्लस कर दूं ना तो हम लोग पहुंच जाएंगे ना वाइस प्रेसिडेंट के पास, पीछे पहुंच जाएंगे, लेकिन 63 से रिलेट करके आपको याद रखना है गवर्नर ऑफ स्टेट का आर्टिकल क्या है 153 है। ओके, तो जैसे स्टेट का आर्टिकल शुरू हुए, क्योंकि हमें पास जनरल आइडिया है कि 152 से लेके 237 तक होते हैं स्टेट, तो 152 से नहीं 153 से स्टार्ट हो गया गवर्नर। ओके, अब देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 164, और आर्टिकल 164 क्या बताता है, द स्टेट गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ओके, अब देखिए राज्य का जो राज्यपाल है ना वो नियुक्ति कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की। इट मींस इसमें डायरेक्ट आपको याद रखना है कि चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर की।
तो देखिए कैसे याद रखना है, 164 है आर्टिकल किसका, चीफ मिनिस्टर का। अब देखिए स्टेट में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उसकी सभा बैठती है और चीफ मिनिस्टर उनकी बातें सुनते हैं, जो भी जनता की प्रॉब्लम है। तो कैसे याद रखना है, एक चीफ मिनिस्टर है ना, तो उसकी चौखट पे जो पीड़ित लोग होते हैं ना, अपने दुख लेके आते हैं सुनाने सीएम को। तो एक सीएम के पास उसकी चौखट पे आते हैं लोग अपना दुख सुनाने, ठीक है, दुख सुनाने। तो एक चौखट यानी कि 164, तो 164 किसका आर्टिकल है, चीफ मिनिस्टर का आर्टिकल है। ओके, अब नेक्स्ट वाला ना, जैसे ही चीफ मिनिस्टर की आर्टिकल की बात की गई, किसके आर्टिकल की बात की गई, राज्य का महाधिवक्ता। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था ना, जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल होता है उसी तरीके से स्टेट का भी कौन होता है, महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो जितने भी स्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब का वकील कौन है, महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर बना, तो चीफ मिनिस्टर के बनाते ही चीफ मिनिस्टर ने अपना वकील बना लिया। तो 164 165 किससे रिलेटेड है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य के महाधिवक्ता, और इसके पास भी अधिकार होते हैं रिट जारी करने के। इससे आप देखिए आर्टिकल 169 और आर्टिकल 169 रिलेटेड है एबोलाइजेशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, यानी कि राज्य में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। ओके, तो जो विधान परिषद होता है ना, वो हर स्टेट में नहीं है, आपको पता होगा। तो किसी स्टेट में है, तो इन्हीं विधान परिषदों को आप हटा भी सकते हैं किसी स्टेट से और निर्माण भी कर सकते हैं। तो ये किसमें बात की गई, 169 में बात की गई। अब ये देखिए कुछ स्टेट से अगर हटा लिया जाएगा ना, तो क्या कहा जाएगा कि विधान परिषदों का अधिकार छीन लिया गया। तो छीन से याद रखना आपको, छीन यानी कि 6-9, तो 6-9 तो होगा नहीं, तो 169 ही होगा। तो आर्टिकल 169 रिलेटेड है राज्य में विधान परिषदों का उन्मूलन या उसके निर्माण से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 170, और आर्टिकल 170 रिलेटेड है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभाओं की संरचना। ठीक है, अब इसमें किसकी बात की गई, विधानसभा की बात की गई। अब देखिए जिस तरीके से राज्य में और लोकसभा की बात की गई थी 80 और 81 आर्टिकल से, ठीक है, ऐसे ही जो विधान परिषद है और विधानसभा है, ये कैसी बात की गई, 69 एंड 70 से, यानी कि 169 एंड 170 से। ओके, इससे आर्टिकल 171, और इसमें कहा गया कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि राज्य विधान परिषदों की संरचना। तो पहले हमने क्या पढ़ा, 169 में विधान परिषद का उन्मूलन या निर्माण, फिर हमने 70 में पढ़ा विधानसभा की संरचना। 171 में क्या कहा गया है कि राज्य विधान परिषदों की संरचना। ठीक है, जो विधान परिषद है उसकी संरचना की बात की गई है। ओके, अब आर्टिकल 214 जो है ना, ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। अब देखिए हमारा जो आर्टिकल था ना सुप्रीम कोर्ट का, उसका आर्टिकल क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल था 124, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे काम करता है। अब बस क्या किया गया, हाई कोर्ट के आर्टिकल में फेरबदल कर दी गई। तो क्या किया, 214 कर दिया। ठीक है, 214, बस ये वाला जो 2 है ना, इसको आगे पहुंचा दिया, तो हाई कोर्ट बन गया। तो हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या हो गया, 214 हो गया। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 226, और ये एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल, 226। ओके, जिस तरीके से हमने पीछे पढ़ा था ना आर्टिकल 32 स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है रिट जारी करने का, उसी तरीके से 226 आर्टिकल के थ्रू उच्च न्यायालय के पास भी अधिकार है। ठीक है, ओके, तो देखिए कैसे याद रखना है, क्योंकि अधिकार की बात हो रही है तो स्पेशल अधिकार की बात हो रही है। तो आपने सुना होगा ना मूवी का नाम स्पेशल 26, किसकी बात हो रही है, स्पेशल 26। तो स्पेशल 26, तो बस 26 के आगे 2 और लगा देना है, तो 226 क्यों की बात हो रही है, स्टेट की। ओके, सो 226 में किसकी बात की गई, हाई कोर्ट के अधिकार की, यानी कि रिट्स की। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 239, और आर्टिकल 239 रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। ओके, अब यही एक आर्टिकल है जो यूटी को बताता है, तो बस आपको डायरेक्ट यूटी से याद रखना है। अब देखिए यूटी लिखा है ना, तो यूटी से आपको रिलेट करना है उल्टी, है ना। तो जनरली अगर किसी को आप धोती दे दो पहनने के लिए, है ना, तो धोती दे दो पहनने के लिए, तो क्या वो पहन पाएगा, नहीं पहन पाएगा भाई। धोती कहाँ यूज हुआ है पहनने का, तो धोती यानी कि दोती, नहीं यानी कि 9, सो 239 किससे रिलेटेड है, यूटी से। तो यूटी को रिलेट करनी है हमने, यूटी यानी कि उल्टी, उल्टी कपड़े पहन लिए, उल्टी धोती पहन ली। तो धोती कोई पहनेगा तो उसको पहनना तो आएगा नहीं, नहीं तो नहीं यानी कि 9, सो 239 जो है रिलेटेड है यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए आर्टिकल 243 भी, और ये रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायतों के गठन से। ओके, डीबीएस में हमने आर्टिकल 40 पढ़ा था ना पंचायतों से रिलेटेड, तो एबीसी लिखा, इट मींस कुछ अमेंडमेंट किया गया है और फिर इन आर्टिकल्स को इंसर्ट किया गया है। तो 243 किससे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत से। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, 243 किससे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, और मे भी आपको याद भी होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये 243। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आर्टिकल 244, ये रिलेटेड है एससी एसटी एरिया से, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र जो है उनके एरिया से। ठीक है, क्या लिखा है, 244 लिखा है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उसके एरिया का आर्टिकल क्या है, 244 है। आर्टिकल है नेक्स्ट 266, कॉन्सोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड की बात की गई है, यानी कि समेकित निधि और लोक लेखा निधि। अब आप देखिए ना, ये क्या है, ये एक ऐसा निधि है जहां से गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ती है किसी काम के लिए, कोई योजना के लिए पैसे लगाने, तो यहीं से पैसा निकाला जाता है। ठीक है, तो यहीं से पैसा निकाला जाता है। तो कैसे याद रखना है, पैसा कहां से निकाला जाएगा ना, चाबी लगा के पैसा निकाला जाएगा। किसी फंड है पूरा, तो फंड में भाई प्रॉपर लॉक वॉक लगा के रखा होगा, तो चाबी लगा के निकाला जाएगा। ठीक है, तो चाबी लगा के ना अच्छे से निकाला जाएगा पैसा, कि कुछ गड़बड़ ना हो। तो चाबी लगा के अच्छे से, तो 26 6 तो 266 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल है, किसके लिए, समेकित निधि यानी कि कॉन्सोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 267, और 267 रिलेटेड है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की आकस्मिक निधि। अब अचानक से ना कोई जरूरत पड़ गई पैसे की, तो कुछ नहीं, साइन हुए और पैसे निकाल लिए गए, बिल्कुल इमरजेंसी वाला है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए 266 में क्या होता होगा,
प्रॉपर लिखित में कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की जाती होंगी, है ना, फिर साइन वगैरह होता होगा, फिर पैसे निकलते होंगे। बट इसमें क्या हुआ, आकस्मिक निधि की जरूरत पड़ गई, तो 267 के तहत पैसा निकाल लिया गया। ठीक है, तो 266 के बाद क्या आ गया, 267 इमरजेंसी पड़ी तो भैया डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, तो 267 उसके जस्ट नेक्स्ट आर्टिकल किससे रिलेटेड है, भारत की आकस्मिक निधि यानी कि इमरजेंसी यानी कि कंटिजेंसी फंड से। आर्टिकल 280 जो है ये रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन से यानी कि वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ना, 28 तारीख को ना सैलरी आती है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनकी 28 तारीख को सैलरी आती है मिली। तो क्या होता है, महीने के 28 आते आते ना क्या होता है, सब कुछ जीरो हो जाता है ना, महीने के 28 तारीख आते आते सब कुछ जीरो होता है, उसके बाद ही फिर सैलरी आती है। तो आते आते जीरो, तो 280 किससे रिलेटेड है, फाइनेंस कमीशन से। पूरा फाइनेंस बिगड़ जाता है महीने के लास्ट में आते आते यानी कि 28। ओके, अब नेक्स्ट है आर्टिकल 300 है, और 300 रिलेटेड है राइट टू प्रॉपर्टी से यानी कि संपत्ति का अधिकार। ओके, तो देखिए पहले ये किसमें था, ये फंडामेंटल राइट में था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या गया, उसको आर्टिकल 300 में जोड़ दिया गया। अब प्रॉपर्टी की बात हो रही है ना, तो प्रॉपर्टी सिर्फ आपको 300 रुपये में तो मिलेगी नहीं, तो ऐसे ही रिलेट करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। प्रॉपर्टी यार 300 रुपये में थोड़ी मिलेगी, तो प्रॉपर्टी 300 हो जाएगा। आर्टिकल 312 है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है, जितने भी यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम होते हैं ना, किसकी बात की गई, आर्टिकल 312 की बात की गई। अब देखिए पीसीएस यूपीएससी में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है ना, तो हमेशा जो फर्स्ट वाला रहता है ना पोडियम में बीच में खड़ा रहता है। तो आप सोचिए यूपीएससी का एग्जाम हुआ, पीसीएस का एग्जाम हुआ, तो जो बच्चे हैं ना उनको फिर प्राइज दिया जा रहा है, तो हमेशा फर्स्ट वाला चाहे वो फर्स्ट आया हो तो हमेशा सेंटर पे खड़ा रहता है, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, तो इस तरीके से चलता है ना। तो हमेशा 3 और 2 के बीच में फर्स्ट वाला रहता है, हमेशा फर्स्ट वाला सेंटर में रहेगा ना। तो 312 किससे रिलेटेड है, अखिल भारतीय सेवा, इट मींस ऑल इंडिया सर्विसेज से। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 315, और ये रिलेटेड है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। तो संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की बात हो रही है डायरेक्ट लोक सेवा की, तो लोक सेवा किससे रिलेटेड है, 315 से। ठीक है, तो पीछे हमने पढ़ा 312 यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज से। उसके बाद ही फिर आ गया हमारा आर्टिकल 315 किससे रिलेटेड है, यूपीएससी से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, है ना, यूपीएससी से। तो आप देखिए कोई भी बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आता है ना, तो वो यूपीएससी की जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तो कोई भी सिलेबस भाई 5-5 बार रटता है, कोई भी सिलेबस 5-5 बार रटता है। जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चा आएगा वो कोई भी सिलेबस 5-5 बार रटेगा, तभी उसकी पोजीशन आएगी। तो 3-5-5 बार, तो 3-5 से कितना होता है ना, 15 होता है, और 3 यानी कि 315। तो 315 जो आर्टिकल है वो यूपीएससी का आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 324 जो है वो सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी विजिटेड इन एन इलेक्शन कमीशन। तो बस आपको सीधा से याद रखना है, चुनाव आयोग की बात हो रही है, तो आर्टिकल कौन सा है इसका, 324 है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है आपको, 3 में से आपके पास एक चॉइस है, 3 में से एक चॉइस है ना, तो चॉइस यानी कि 24, मान लीजिए 3 लोग उठे हैं, 3 में से मेनली 3 ही चॉइस होती है, ऐसे याद रखना है, 3 में से एक चॉइस। तो 324 किससे रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव से। ठीक है, 330 जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सीटों का आरक्षण, तो एसटी एससी जो है उनके सीट्स की बात की गई है लोकसभा में। कौन सा आर्टिकल है, 330 आर्टिकल है। ठीक है, 330 याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल 343, तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, तो संघ की आधिकारिक भाषा की बात की गई है। अब देखिए 343 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता भी होगा आप लोगों को कि भाषा की बात की गई है ना, तो कौन सा आर्टिकल है, 343। ओके, तो भाषा किसमें बात की गई, 343 में। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये भी आप लोग को पता होगा क्योंकि ये रिलेटेड है इमरजेंसी से। सो नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है 352। अब आप देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इमरजेंसी। ओके, और इमरजेंसी कौन लगाएगा, तो प्रेसिडेंट लगाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है ना 52 होता है, और 3 इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल है, तो 352 से स्टार्ट हो गए इमरजेंसी के आर्टिकल्स। ठीक है, तो 352, फिर कुछ नहीं, फिर हमने जोड़ दिया 4, 356, फिर हमने 4 जोड़ दिया 360, तो +4 करते गए तो 360 तक पहुंच गए। ओके, तो आपातकाल की उद्घोषणा यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर वित्तीय आपातकाल लग गया। तो ऐसे आपको राष्ट्रपति से लेकर के याद रखना है। 52 हो गया राष्ट्रपति, क्योंकि 3 इमरजेंसी के आर्टिकल है, तो 352 से हो जाता है स्टार्ट। तो 352 प्लस किया 4, 356 प्लस किया 4, 360। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो वित्तीय आपातकाल। ठीक है, कौन सा है, 360 आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी का, जो आज तक अभी तक इंडिया में नहीं लगी है। ठीक है, आर्टिकल 368 जो है वो है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करने की संसदीय शक्तियां। ठीक है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कौन से आर्टिकल के थ्रू, तो आर्टिकल 368। ठीक है, तो संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, तो संशोधन 368, और ये कहां से लिया गया था, साउथ अफ्रीका से लिया गया ना, तो आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है, संविधान में संशोधन। ओके, सो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए वो सारे आर्टिकल्स हमने यहाँ पे पढ़ा है। आप इसको फिर से रिवाइज करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिलेटेड टू आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 जो है ये गिव्स द राइट टू इंडिविजुअल टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो जो भी हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े ना, अगर जितने भी ऊपर के जो फंडामेंटल राइट्स है उसका आपके साथ हनन हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट जो है 32, ओके, उसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जब आपकी प्रॉब्लम सुनेगा तो वो रेट जारी करता है, यानी कि आदेश जारी करता है। कौन कौन से आदेश जारी करता है, 5 तरीके के। अब देखिए 3 + 2 करोगे आप तो 5 होगा ना, यानी कि 5 तरीके के रेट जारी करता है आदेश। कौन से, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कॉर्पस कहा जाता है, मैंडमस जिसको परमादेश कहा जाता है, सेरिटोरी जिसको प्रतिषेध कहा जाता है, प्रोहिबिशन जिससे उत्प्रेषण, एंड क्यू वारंटो अधिकार पृष्ठा। ठीक है, तो देखिए अधिकार पृष्ठा तो हिंदी में ना आप रिलेट करके इसलिए याद कर सकते हो।
सब देखो प से ही है, प यानी कि प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एंड पृच्छा। ओके, तो ये जो 5 रिट्स हैं, ये जो अधिकार है ना, किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, और ये रिट जारी करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 आर्टिकल के तहत। ठीक है, अब कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि हमने जो पढ़ा ना, क्या वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, हमें याद है कि नहीं। ठीक है, तो हम 5 या 6 क्वेश्चंस का टेस्ट करते हैं। तो देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है? अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे किससे किसके बीच में थे? 12 से 35 थे ना। ओके, तो देखिए संवैधानिक उपचार अभी बस हमने पढ़ा, तो बस इजीली हो जाएगा, आर्टिकल 32 हो जाएगा, है ना। 19 में क्या था? स्पीच बोलने की, यानी कि 19 के होते ही ना बिल्कुल बोलने का अधिकार आ जाता है। 14 के है तो 14 के समक्ष सब कोई इक्वल है ना। जो 3 होते हैं 14 जो बच्चे होते हैं ना, वो सबके समक्ष इक्वल है। ओके, 21 में क्या था? 21 यानी कि किस करेंगे, माँ किस करेगी, तो जीने का अधिकार जैसे लगेगा वाह जीने की चाह जग गई फिर से, तो इसमें जीने का अधिकार था, लाइफ से रिलेटेड था। बचा हमारा आर्टिकल 32, तो उपचारों का अधिकार यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इंपीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? महाभियोग प्रक्रिया से बिल्कुल टू द पॉइंट आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 61 तो हो जाएगा इंपीचमेंट प्रोसेस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद द एबलाइजेशन ऑफ अनटचेबिलिटी? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट देखिए, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, अब टच करने से डरते हैं ना कि अरे यार भाई खतरा ना हो जाए, तो खतरा सतरा, तो आर्टिकल फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 17 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट नेम इन आवर कंट्री मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये एसएससी के। अब देखिए, हमारे देश का उल्लेख भारत किसमें किया गया है, मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया कि संविधान में हमारा जो देश है वो किस नाम से उसको उल्लेख किया गया है। तो किस नाम से किया गया है, मेंशन किया गया है? इंडिया या भारत? इंडिया हिंदुस्तान, तो भारत ओनली, इंडिया भारत एंड हिंदुस्तान। ठीक है, तो इंडिया एंड भारत के नाम से उल्लेखित किया गया है आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है किसके आर्टिकल के अकॉर्डिंग, हमने पढ़ा था क्योंकि भारत की बात हो रही है भाई, तो भारत ही होगा, तो इंडिया एंड भारत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब? भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। अब आर्टिकल आपसे पूछा है कि एसटी और एससी के जो एरिया है उसका आर्टिकल क्या है। ओके, तो क्या था उसका आर्टिकल? देखिए 280, 266, 236, 244, तो कौन सा आर्टिकल था? 244 था। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है एसटी एससी यानी कि 2 हो गए, और दोनों एक तरीके से सेम जैसे है ना, तो सेम तो 44, तो 244 हो जाएगा, 244। तो इस तरीके से लेकर के आपको इक्वेशन भी याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख मंत्री परिषद से संबंधित है? अब देखिए, मंत्री परिषद यानी कि प्राइम मिनिस्टर, तो वैसे तो आपको याद ही होगा, मैंने आपको बताया था ना, प्राइम मिनिस्टर या पीएम को सच्चा होना चाहिए, तो सच्चा 7 तो आर्टिकल 74 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 40 पंचायत से रिलेटेड है, आर्टिकल 2 आर्टिकल 32, अब क्योंकि मंत्री परिषद यूनियन से रिलेटेड है ना, तो यूनियन का हमारा आर्टिकल क्या था हमारा यूनियन का आर्टिकल 52 से लेके 151 तक था। तो देखिए बाकी तीनों ऑप्शन ना, आर्टिकल 2 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया, आर्टिकल 40 हो गया, ये तो इसके रेंज में ही नहीं आ रही, जो हमने जनरल आइडिया हमने दिमाग में बिठाए थे ना अपने एज अ टिप्स, तो बस हमारा आर्टिकल अगर आपको याद भी नहीं है तो आर्टिकल 74 हो जाएगा इसलिए। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, जिसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो मैंने यहाँ पे आपको पूरी कोशिश की है टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू पढ़ाने की, मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स को। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर